हेलो एवरीवन, दिस इज कमोन मेकिंग दिस वीडियो। और आप सभी बच्चों का हमारे चैनल डीएस अकेडमी बाय KNDS पे स्वागत है। आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल्स ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है वो क्या था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, मीनिंग भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये FW टेलर के द्वारा 1909 में पब्लिश किया गया था। पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट ये आया था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है टेलर उसके द्वारा हेनरी फ्योल के द्वारा 1916 में आया था। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, इसका मीनिंग पढ़ते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज का यूज। जैसे आपके फोन में एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का हिंदी वर्जन मतलब मीनिंग होता है किसी चीज का यूज, उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे आपने बच्चों ने अपने स्टोर से फॉर्मूला पढ़ा होगा x+y का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो आपने कहीं ना कहीं मीम्स में देखा होगा कि इस फॉर्मूले का यूज क्या है, तो यूज को ही कहते हैं एप्लीकेशन। तो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन है साइंस का इन द कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट करने के दौरान साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैनेजमेंट करने के दौरान, किसी कंपनी को चलाने के दौरान साइंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि काम जो है बहुत अच्छी तरीके से हो सके। इट कंसिस्ट मेथड्स, यानी अलग अलग तरीके काम करने के, प्रोसीजर्स, प्रोसेस, साइंटिफिक टूल्स टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेथड को इस्तेमाल करना, प्रोसीजर को इस्तेमाल करना, साइंटिफिक टूल्स को इस्तेमाल करना ताकि जो प्रोडक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इन 1909। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखो, जो टेलर है इसने ना 4 प्रिंसिपल दिए हैं। कितने प्रिंसिपल दिए हैं? 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं और 9 टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पहले प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया था कि साइंस नॉट थंब ऑफ रूल। थंब रूल का मतलब बेसिकली क्या है, आपने ऐसे करके देखा होगा, कुछ एक थंब रूल होता है साइंस में। वो थंब रूल का मतलब क्या होता है कि ना, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कोई बदलते नहीं है, वो एक चीज पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिसने बोला कि भाई देखो हम साइंस को फॉलो करेंगे, जो पहले चलते हुए नियम है उनको फॉलो करना जरूरी नहीं है, हमें देखना है कि किस मेथड से काम जल्दी हो रहा है। हमें ये देखना है कि किस मेथड से काम जल्दी हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ दिल्ली में। मान लो कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो राजस्थान में बैठा हुआ है और मेरी वीडियोस ऑनलाइन देख रहा है, और ऑनलाइन देख करके उसका अच्छा आउटकम आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो हम जो नया तरीका है जिससे बेटर आउटकम आ रहा है उसकी तरफ जाएंगे, ना कि ट्रेडिशनल टीचिंग की तरफ अटके रहेंगे कि क्लास ऑफलाइन ही होनी चाहिए। अगर क्लास ऑफलाइन ही होनी चाहिए तो मैं पूरे इंडिया में एक ही टाइम पे जाके कैसे पढ़ा सकता हूँ? ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो साइंस यहाँ पे थंब रूल का मतलब क्या हो गया, जो फिक्स रूल है उसको छोड़ कर करके कुछ नया मेथड आया है जो पिछले वाले से बेटर है, उसको फॉलो करेंगे। एक ही मेथड की तरफ चिपके नहीं रहेंगे। आम भाषा में इसको और भी कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्या कह सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, मैं चेंज कर लेना, अगर कुछ भी नया है तो उसको अडॉप्ट कर लो। अगला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में शांति होनी चाहिए, आपसी में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 2 डिपार्टमेंट का, 2 लोगों का आपस में झगड़ा है तो वो कभी भी जो है कहने में ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलने नहीं देंगे। मान लो कि परचेज एंड सेल्स वाले में आपस में झगड़ा हो गया, परचेज वाला नोएंगे लो क्वालिटी का माल लेकर के आएगा और सेल्स वाले को लो क्वालिटी माल बेचना पड़ेगा, अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। तो आपसी झगड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांति रहनी चाहिए। हार्मनी मतलब शांति, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड। आगे बात करते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये बिल्कुल सेम है एस्पिरिट दे कॉर्प्स की तरह, एस्पिरिट दे कॉर्प्स की तरह जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था। इसका मतलब होता है कि हम सबकी बात करेंगे, कॉपरेशन की बात करेंगे, मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कोई अच्छा आउटकम आ रहा है तो उसके जिम्मेदार सब है, कोई बुरा रिजल्ट आ रहा है उसके जिम्मेदार भी सब है। कॉपरेशन की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं की जाएगी। कोई सीनियर सारा क्रेडिट नहीं ले सकता, क्रेडिट सभी का होगा। ठीक है, आगे क्या है, डेवलप वर्कर्स टू देयर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू इट्स टॉप लेवल। का मतलब क्या होता है, एक एम्प्लॉय को इतनी सारी ट्रेनिंग दो, इतनी सारी अलग तरीके की चीजें सिखाओ कि वो बिल्कुल बेस्ट क्लास वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉय बन जाए। वो घिसा पिटाई पुराना एम्प्लॉय बन करके ना रहे, कंटिन्यूस उसे ट्रेनिंग देते जाओ, क्योंकि जब उसे हम ट्रेनिंग देंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अभी आप साइकिल से ट्रांसपोर्ट करवाते हो, मान लो पुराने जमाने की बात है, साइकिल से ट्रांसपोर्ट करवाते हो,
साइकिल से ट्रांसपोर्ट करवाते हो तो एक दिन में 4-6 पैकेट 10 पैकेट डिलीवर कर पाता है। फिर आपने टू व्हीलर ले लिया, उसको ट्रेनिंग दे दी, चल भाई टू व्हीलर चलाओ। अब उसको ट्रेनिंग देकर के वो टू व्हीलर से दिन में 100 पैकेट डिलीवर कर रहा है। फिर आपने गाड़ी ले ली जो वो होती है क्या मैक्सी कैब टाइप होती है, डिलीवरी वाली गाड़ी, वो ले ली, अब दिन में 1000 पैकेट डिलीवर कर पा रहा है। फिर ट्रक ले लिया, फिर ट्रक की ट्रेनिंग दे दी, फिर ट्रक चला रहा है, एक दिन में 10,000 पैकेट डिलीवर कर पा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम व्हीकल को चेंज करेंगे, नई मशीनरी लेकर के आएंगे, उसकी ट्रेनिंग देते जाओ, उसकी ट्रेनिंग देते जाएंगे, तो वो जब ज्यादा काम करेगा तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें ही मिलेगा। तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ानी है उसकी, डोंट वरी, और तनख्वाह भी थोड़ी मोड़ी बढ़ती भी है तो अल्टीमेटली फायदा तो हमारा ही हो रहा है ना। ठीक है तो ये उसके 4 प्रिंसिपल्स थे। अब आगे बात करते हैं इसकी टेक्निक्स पे। देखो इसकी 9 टेक्निक्स है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहली टेक्निक जो है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप की है, ये वाली, लेकिन ये थोड़ी डिटेल्ड टेक्निक है, थोड़े बड़े में से समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इंडिविजुअली एक पेज पर ले लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहती है? फंक्शनल फोरमैनशिप कहती है कि भैया देखो, एक फैक्ट्री मैनेजर होना चाहिए, एक फैक्ट्री का हेड होना चाहिए, इसके अंडर में 2 बंदे होने चाहिए, एक प्लानिंग करने वाला, एक प्लानिंग करवाने वाला और एक प्रोडक्शन करने वाला। यानी एक बंदा प्लान करने के लिए मैं इंचार्ज हूं, एक प्रोडक्शन के लिए इंचार्ज हूं। प्लानिंग वाले के अंदर क्या है, 4 बंदे होने चाहिए। कितने बंदे होने चाहिए? 4 बंदे। एक क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो जैसे कि मान लो कि हम किसी काम करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके जो कार्ड है वो तैयार करेगा, वो सबको इशू करेगा। मान लो कि गाड़ी बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, पहले गाड़ी की बॉडी बनाओ, उसका इंजन बनाओ, बॉडी में इंजन फिट करो, फिर टायर फिट करो, फिर शीशे फिट करो। इस तरीके से जो किसी काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कार्ड ये इशू करेगा। रूट क्लर्क ये डिसाइड करेगा कौन सा काम किस रूट से होना चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो आपको एक पैकेज डिलीवर करना है चंडीगढ़ में, दिल्ली से निकलते हुए, एक पैकेज जो डिलीवर करना है आपको चंडीगढ़ में, एक डिलीवर करना है आपको शिमला में, और एक डिलीवर करना है मनाली में। तो पहले चंडीगढ़ जाया जाएगा, फिर शिमला जाया जाएगा, फिर मनाली जाया जाएगा। ये रूट कौन डिसाइड करेगा? रूट क्लर्क। फिर अगला है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये डिसाइड करेगा किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए और कितनी कॉस्ट में काम हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है डिसिप्लिनरी। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना कि सारे लोग डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको में इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आगे बात करेंगे प्रोडक्शन इंचार्ज, इसके अंडर में है 4 लोग, इसके अंडर में भी है 4 लोग। पहला डिसाइड करेगा काम स्पीड से होना चाहिए। दूसरा गैंग बॉस है, इसके अंदर 3-4 बंदे होते हैं जिनसे काम करवाता है। ठीक है, रिपेयर बॉस है, रिपेयर बॉस ये इंश्योर करता है कि कुछ भी जो खराब होगा उसे हैंड टू हैंड रिपेयर किया जाएगा। अगला है इंस्पेक्टर, ये सभी को आके ऑब्जर्व करेगा कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो डिसिप्लिनरी जो है ना, ये खाली डिसिप्लिन देखेगा, इंस्पेक्टर देखेगा कि सब सारे लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, करें, ये इंस्पेक्ट करके चुपचाप चला जाएगा। और रिपोर्ट किसको करेगा? प्रोडक्शन इंचार्ज को, ये रिपोर्ट करेगा फैक्ट्री मैनेजर को। ठीक है, और ये 8 लोग मिलकर के किसे कमांड करेंगे? वर्कर को। किसे कमांड करेंगे? वर्कर को। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रारी वाली बात है, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है कि जो कहने में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें उन्होंने कहा था यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक वर्कर को एक ही जो हेड है वो कमांड देगा, हेनरी फ्योल ने। और एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि एक वर्कर को 8 लोग कमांड देंगे, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा फिर तो ये मामला। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले वाले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला हमारा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये सारी टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने ऑलरेडी जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट करने की सही टेक्निक क्या क्या है। ठीक है, तो हमने फंक्शनल फोरमैनशिप तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है? क्या कभी आपने 5.5 नंबर का जूता देखा है, शू साइज देखा है? या कभी आपने 1.5 लीटर की कोई दूध की थैली देखी है, दूध का पैकेट देखा है? नहीं ना। जो शू साइज है वो क्या होता है? हमेशा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, कोई कोई जानवर भी होता है, मतलब आदि मारो, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये साइज होते हैं। अगर दूध के पैकेट की साइज की बात करें तो ये 1/2 लीटर होगा, 1 लीटर होगा, 2 लीटर होगा, 5 लीटर होगा, 10 लीटर की भी दूध की थैली आती है। ठीक है, तो किसी काम को कैसे करना है उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना है, और उस काम को करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। अगर किसी काम को करने का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है फिर वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड काम के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे की बात करेंगे वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर क्या है कि 4 अलग अलग स्टडीज दे रखी है, इनको पढ़ेंगे। पहली स्टडी है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब क्या होता है? जो आप काम करवा रहे हो उस काम को करने में वर्कर कितनी देर में थक जा रहा है, वर्कर कितनी देर में थक जा रहा है।
जैसे मैं एक स्टैंडर्ड की बात करूं, एमएनसीज में क्या होता है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, पहले 2 घंटे पे ना एक छोटा सा ब्रेक मिलता है, 5 मिनट का टी ब्रेक मिलता है, फिर 4 घंटे पूरे होने पे एक आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, फिर 2 घंटे बाद यानी और 6 घंटे पूरे होने पे फिर छोटा सा एक ब्रेक मिलता है, और 8 घंटे पूरे होने पे छुट्टी हो जाती है। यानी बेसिकली क्या उन्होंने ये देखा कि वर्कर कितनी देर काम कर रहा है, कितनी कॉल्स ले रहा है, उसके कितनी देर में थक जा रहा है, ठीक है। तो ये देखना कि वर्कर कितनी देर में थक रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके ब्रेक्स डिसाइड करो, ठीक है। मेथड स्टडी, काम को किस तरीके से किया जाए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, सॉरी फॉर द डिस्क्रिप्शन। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी लेबरों से काम करवाए, या कैपिटल इंटेंसिव या मशीनों से काम करवाए, किस मेथड से काम करवाया जाए उसे कहते हैं मेथड स्टडी, लेबर से, मशीनों से, या दोनों से मिल करके। टाइम स्टडी, एक काम को करने में कितनी देर लगनी चाहिए, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, आपको पता दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक का हाईवे काफी बेटर है, तो वो 4 घंटे में इंसान को पहुंच जाना चाहिए। तो ये देखना कि वो काम 4 घंटे में हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं आपका ड्राइवर काम चोर तो नहीं है, पता लगे चंडीगढ़ पहुंचने में 8 घंटे लगा दे रहा है नॉर्मल केस में, ठीक है। अगला है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है, एक काम को करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बॉडी में कितनी मूवमेंट्स हो रही है, कोई ऐसी मूवमेंट तो नहीं जिसकी वजह से किसी इंसान का शरीर जल्दी खराब हो जाएगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल ऐड करूंगा, आपने इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ी होगी जो कि नजीबाबाद की थी, फिरोजाबाद की चूड़ी वाली थी, फिरोजाबाद आपने इंग्लिश की बुक में पढ़ा होगा। तो फिरोजाबाद में क्या होता है, जब चूड़ियां बनाई जाती है तो लोगों की आंखें खराब हो जाती है, वो 40 साल के होते होते अंधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही देखना कि ऐसा कोई मोमेंट तो नहीं है आपके काम को कंप्लीट करने में, ऐसी कोई बॉडी मूवमेंट तो नहीं हो रही जिससे कहीं वर्कर का लाइफ लॉन्ग नुकसान हो जाए। तो मोशन स्टडी देखना कि किसी काम को करने में कितनी मूवमेंट हो रही है, और कोई डिफिकल्ट, कोई अजीबोगरीब मोमेंट है जिससे शरीर खराब हो सकता है, तो उसको ठीक करना, ठीक है। आगे बात करेंगे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये क्या होता है देखो, ध्यान देना, पर आपको समझाते हैं। डिफरेंशियल पीस वेज का सिस्टम है भाई, ये हमने एक स्टडी करी और उससे डिसाइड किया 8 घंटे में एक वर्कर ऐसे 100 मार्कर बना लेगा। कितने मार्कर? 100 मार्कर। देखो अभी हमने ये ना एक स्टडी करी, एक एवरेज निकाला, उसके हिसाब से डिसाइड किया 8 घंटे में 100 मार्कर। अब जो वर्कर 8 घंटे में 100 मार्कर बना रहा है उसे तो पूरी वेजेस मिलेगी, 100% वेजेस, यानी पूरी तनख्वाह मिलेगी। अगर एक वर्कर 8 घंटे में 100 से 100 प्लस मार्कर बना रहा है तो उसे 2 रुपए पर मार्कर मिलेगा एडिशनल पैसा। अब कोई वर्कर 100 से कम मार्कर बना रहा है, ठीक है, कितने 100 से कम बना रहा है, तो इसकी तनख्वाह कटेगी मान लो 5 रुपए पर मार्कर, ठीक है। तो बेसिकली ये डिसाइड करना कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम में कितना काम होता है, उसके हिसाब से उतने प्रोडक्ट बन जाने चाहिए। अगर कोई कम प्रोडक्शन करता है तो उसके पैसे कटेंगे, कोई ज्यादा प्रोडक्शन करता है उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अगला है मेंटल रेवोल्यूशन। ये बहुत सिंपल सा है। देखो इतनी सारी टेक्निक पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगा कि अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि जो उसका वर्कर है ना, वो कहने में ना एक काम पे फोकस रहे, ठीक है, वो कहने में एक काम पे फोकस रहे, वो इधर उधर ध्यान ना दे, इधर उधर की बेकार की चीजें ना करे, उसको पता है कि काम करना पड़ेगा, बिना काम करे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अगला हमारा है डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब बात करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हमने जो हेनरी फेयोल ने दिया था उसकी बात कर रहे हैं। किसकी? हेनरी फेयोल ने जो दिया था, हेनरी फेयोल के द्वारा। इन दोनों की बात करेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें सिमिलरिटीज क्या है, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। पहला क्या है, टेलर का जो प्रिंसिपल है, टेलर की जो टेक्निक है वो फोकस करती है शॉप लेवल पे, फ्लोर लेवल पे, यानी वर्कर लेवल पे, और फेयोल की जो टेक्निक है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करती है, ठीक है। अगला क्या है, इसमें एफिशिएंसी की बात की गई है थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क को सिंपल बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ और एफिशिएंसी अचीव करो, यानी कम कॉस्ट में ज्यादा काम अचीव करो। इसमें क्या है, बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रिंसिपल्स। इसमें फोकस किया गया है कि भाई क्या में कुछ प्रिंसिपल्स उनको इंप्लीमेंट कर करके ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखा गया है। आगे बात करेंगे ओरिएंटेशन, ये प्रोडक्शन पर है और ये मैनेजमेंट पर, यानी कि ये काम करने पर है, और मैनेजमेंट का मतलब है पॉलिसीज डिसाइड करना, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, ठीक है। इसका फोकस मैनेजमेंट पे रहता है। इसका रिजल्ट क्या है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट से आता है, यानी साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व करना, मिनट का सेकंड का हिसाब रखना। और ये क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक इंसान बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है कि एक वर्कर काम कर रहा था, उसको 8 घंटे में 100 मार्कर बनाने चाहिए थे, लेकिन किसी वजह से वो एक आध मार्कर कम बना पाया, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, बेसिस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑन प्रोडक्शन लाइन, ये प्रोडक्शन लाइन पे फोकस करता है। ये सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट करने पे फोकस करता है। अगर मैं कुछ और सिमिलरिटीज की और डिसिमिलरिटीज की बात करूं जो मैंने ऑब्जर्व करी है, पहली सिमिलरिटी है
कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दोनों का मतलब यही है कि भैया झगड़ा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सब लोगों को साथ मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फोकस करना चाहिए, ठीक है। डिसिमिलरिटी क्या है, ये कहता है फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी एक वर्कर पे 8 लोग कमांड करेंगे, और यहाँ पे क्या है, एक वर्कर को सिर्फ एक ही मैनेजर कमांड देगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर होगा। मैंने काफी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।